पाकिस्तान के साथ हमें कहा गया था कि ये पाकिस्तान के साथ आपका रिलीजियस रिश्ता है, पाकिस्तान के साथ आपका खून का रिश्ता है। जो कैंपेन्स थे, मैं उनका एक मास्टरमाइंड था। किस तरीके से हम दुनिया को दिखाएँ कि इंडिया यहाँ पे ज़ुल्म करती है। मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें सीखी कि जो लाइक अभी लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मेरा बस इतना ही लिखना था, मुझे पूरे मोहल्ले में ब्लैक लिस्ट किया गया। यो मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ कि आदाब नाज़रीन, मेरा नाम इरफ़ान है कि 2012 में मैं 6th क्लास में था। उस वक़्त मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया था। एंट्रेंस टेस्ट एक मैंने दिया था और लगभग 20,000 लोगों में से मैंने वो क्वालीफ़ाई किया था, जिसमें से टोटल 633 लोग सिलेक्ट हुए थे। जब मैं नवोदय में गया, पढ़ने के लिए वहाँ पे गया, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और 100 में से 100% प्रो पाकिस्तानी आइडियोलॉजी के थे, जिनमें से मैं भी एक था। मैं भी उन्हीं की तरह सोचता था, मैं भी उन्हीं की तरह उन्हीं उन्हीं की जितनी जैसे ख़यालात मेरे भी थे, जो वो सोचते थे उनसे 2 गुना ज़्यादा मैं तेज़ सोचता था और तबाही और बर्बादी हमारी पहली और आखिरी जो है हमारी जनरी थी कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, यानी कि तबाह और बर्बादी के अलावा हमारी कोई भी आइडियोलॉजी नहीं थी। तो हम सब लोग मिलकर के प्लान्स बनाते थे, लाइक हमारे स्कूल, क्योंकि एक सेंट्रल बोर्ड स्कूल है, वहाँ पे सुबह जब हमारा नेशनल एंथम चलता था, लेकिन आज तक वो लगभग पूरे उन 4 साल में मैंने कभी नेशनल एंथम नहीं गाया है और मेरे जितने भी साथी थे, जब भी नेशनल एंथम होता था, हम अपने मुँह बंद कर लेते थे, क्योंकि हमें सिखाया गया था कि नेशनल एंथम ये हिंदू का एक गीत है, जो हिंदू लॉर्ड्स को प्रेज़ करता है और ये आपके लिए काफ़ी गुनाह है। अगर आप इस सारी चीज़ों में जाते हो, तो ये आपके लिए आप जहन्नम में जाओगे, ये सारी चीज़ें अगर आपने कही। लेकिन वक़्त रहा, एक ऐसा साल आया कि हम स्कूल्स बंद हो गए, हालात कश्मीर में बुरहान वानी के टाइम भी काफ़ी ख़राब हो गए। हम सब लोग हर एक ना एक चीज़ करते थे। कश्मीर में इंटरनेट भी बंद हो गया थी, लेकिन मैं एज़ अ साइबर सिक्योरिटी में मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था। मैं बचपन से ही इन सारी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था। बात ये हो गई कि जब इंटरनेट पूरा बंद हो गया और यहाँ से काफ़ी लोग मुझे अप्रोच भी कर रहे थे कि इंटरनेट कैसे चलाएँ, तो मैंने एक ट्रिक निकाली कि किस तरह से बंद इंटरनेट में भी हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन मैंने की। मैंने काफ़ी हिट एंड ट्रायल मेथड्स उसमें यूज़ किए। तो एक बार मैं सक्सेसफुल हो गया कि मैंने पूरे कश्मीर में इंटरनेट बंद था और मैं बाहर के लोगों से कम्युनिकेट कर रहा था। उसी दौरान आईएसपीआर का नेटवर्क, यानी कि पाकिस्तान का नेटवर्क, उन्होंने मुझे काफ़ी बार अप्रोच किया कि आप उस तरीके से हेट कैम्पेन्स वहाँ पे रेज़ करो। आप देखो किस तरीके से ये क्या को चीज़ हो रहा है। कहीं हद तक मैं भी उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता गया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमें कहा गया था कि आपका ये वाला रिश्ता नहीं है, पाकिस्तान के साथ आपका रिलीजियस रिश्ता है, पाकिस्तान के साथ आपका खून का रिश्ता है और पाकिस्तान को हम एज़ अ पाक लैंड जिसको हम बोलते हैं, एक प्योर लैंड हमारे लिए मानी जाती थी। तो इसी दौरान हम इन सारी चीज़ों में गिरफ्तार होते गए। मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ अज़ीज़ साथी वो पत्थरबाज़ी में चले गए। जब वो पत्थरबाज़ी में चले गए, तो हम सीखा करते थे कि पेट्रोल बम कैसे बनाना है। हम सीखा करते थे कि वो पत्थरों को जब फेंकते हैं, तो आगे क्या नतीजे होंगे, और उसी दौरान मैंने जो कैम्पेन्स थे, मैं उनका एक मास्टरमाइंड था कि किस तरीके से हम कैम्पेन क्रिएट करें, किस तरीके से हम इंडिया में हेट रेट फैलाए, किस तरीके से हम दुनिया को दिखाएँ कि इंडिया यहाँ पे ज़ुल्म करती है, ना कि हम पत्थरबाज़ का साइड नहीं दिखाते थे, बल्कि जो-जो भी वहाँ पे मरता था, उनका साइड देख कर के एक बड़ा-सा हेट कैंपेन रेज़ करना, वो मुझे आता था और मुझे ऐसी-ऐसी टेक्निक्स आती थी, लाइक बंद जब पूरे कश्मीर में बंद इंटरनेट था, तो उस टाइम इंटरनेट चलाना, उस सारी चीज़ में मैं महारत रखता था। तो उसी दौरान पाकिस्तान की कुछ पोर्टल्स से भी मेरा उस टाइम कम्युनिकेट हो गया। उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से वहाँ पे कीजिए और मुझे एज़ अ लीडर रिप्रेज़ेंट करके, कि आप एक लीडर हो, आपके जैसे होनहार बच्चों की हमें तलाश थी। आप जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हो वहाँ पे, ये बेमिसाल काम है। तो मैं उलझता गया, मैं फँसता गया इन सारी चीज़ों में। वक़्त आया कि मैं साइबर सिक्योरिटी के और अंदर चला गया। मैंने डीप वेब देखा, मैंने डार्क वेब देखा, मैंने ट्रोजन देखा, मैंने फ़िशिंग देखी, मैंने ब्रूट फ़ोर्स देखा। मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें सीखी कि जो लाइक अभी लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। वो उस 16 साल की उम्र में मैंने ऐसी चीज़ें सीखी और एग्ज़ामिनेशन के जितने भी पोर्टल्स होते थे या कुछ भी होता था, मैं उनको उड़ा देता था। यानी कि अटैक करके, फ़िशिंग अटैक करके या कोई भी ट्रोजन अटैक करके, मैं उनको वो उड़ा देता था और अपने जो ग्रेड्स है उनको बढ़ाने की, और जो मेरे यार दोस्त थे उनको बढ़ाने की कोशिश करता था। और ऐसे-कैसे चलता गया और मैं आगे और लूप में फँसता गया। जैसे ही मैंने और सारी चीज़ें की, इसी तरीके से मैं और लोगों के साथ कम्युनिकेट होता गया। उसी दौरान हमारे काफ़ी लोग थे
जो ड्रग एडिक्शन में मुलव्वस थे। तो ड्रग एडिक्शन में मेरे काफ़ी अज़ीज़ दोस्त, मेरे जितने भी ख़ास दोस्त हैं, उन सारे लोगों ने भी ड्रग एडिक्शन में, क्योंकि ड्रग एडिक्शन राइज़ पे थी, हालात ख़राब थे, लोग इसमें ज़्यादा मुलव्वस होते गए। मुझे भी लगता था कि कोई भी ड्रग एडिक्शन में, क्योंकि हार्ट ब्रेक होता था, हार्ट ब्रेक के बाद यही सारी चीज़ें ड्रग एडिक्शन में वापस से मुलव्वस। हार्ट ब्रेक की बात आप छोड़िए, हालात को देख कर के, क्योंकि हालात भी काफ़ी टेंस माहौल था, उन चीज़ों की वज़ह से लोग उस चीज़ में जाते थे। ड्रग एडिक्शन के ड्रग सप्लायर्स लोग बनते थे, क्योंकि अपने रोज़गार कमाना होता था, क्योंकि कुछ उनको खाना होता था। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, वो सारी चीज़ें करते हुए वो ड्रग एडिक्शन की ओर चलते गए। लेकिन वो वक़्त ऐसा आया जो मेरी लाइफ़ में टर्निंग पॉइंट था कि मेरे कुछ अज़ीज़ दोस्त जो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो गए थे, जिन्होंने ड्रग एडिक्शन पे उस सारी चीज़ों में वो काफ़ी मुलव्वस हो गए थे। तो उसी वक़्त वो उनमें से बदकिस्मती से उनमें से कुछ लोगों की मौत हो गई, हेरोइन करके या बाकी सारे ड्रग करके, कुछ लोग मारे गए। हमारा एक दोस्त था, मेरा काफ़ी एक क्लोज़ दोस्त था, उस पर वो भी स्टोन पेल्टिंग करता था, लेकिन हुर्रियत के हम काफ़ी बड़े फ़ैन थे उस टाइम। हुर्रियत हुर्रियत क्योंकि हमारी हर एक साँस-साँस के साथ हुर्रियत चलती थी। तो मेरा एक दोस्त था, वो पत्थरबाज़ी में उसके फेस पर पेलेट आ गई और एक पेलेट उसके आँख में लगा, तो उसी टाइम उसकी आँख पूरी खराब हो गई, लेकिन अब खर्चे के लिए पैसा होना चाहिए, उसके घर में पैसे भी नहीं थे, उसका वो फाइनेंशियली साउंड नहीं थी उनकी फैमिली। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद उन उसने हुर्रियत को भी अप्रोच किया उस टाइम कि मुझे ऐसे पैसे चाहिए। लेकिन बदकिस्मत की बात ये है कि कोई भी फ्रंट लाइन, कोई भी जो भी उसको उकसाते थे, कोई भी उसको आगे नहीं आया कि हम आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ से माहौल इतना खराब था कि जब भी कोई भी पुलिस की गाड़ी आती थी, आर्मी की गाड़ी आती थी, तो मेरी माँ काँप जाती थी। तो मैं ये सारी चीज़ें देख कर के मैंने सोचा कि अगर मैं इन सारी चीज़ों में पड़ जाऊँ या इन सारी चीज़ों को एक स्टेप बैक, एक आगे का कदम ले लो, तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। जिस तरीके से मेरा ये दोस्त इसकी आँख पे लगा, ये अपनी आँख खो बैठा, ऊपर से वो पूरा बॉडी बिल्डर था, वो पूरा तबाह हो गया। ऐसे ही कुछ बच्चों को मैंने देखा, मासूम बच्चों को जिनको गन उठाने पे मजबूर किया था, जिनको गन उठाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती की थी। ऐसी मौलवीज़ के मैंने बयानात सुने जो कहते थे कि जिहाद में पार्टिसिपेट करना था, वो जो फ़ॉल्स जिहाद उन्होंने बना के रखा था, उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन मैं सोचने लगा कि क्या सही है, क्या गलत है? और मेरी लाइफ़ में से अचानक से एक भूचाल सा आ गया कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इधर कभी अगर मैं यहाँ से इन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ कैम्पेन्स रेज़ करने में, हेट कैम्पेन्स रेज़ करने में, तो वहाँ से भी जो हमारे अपने दोस्त हैं वो भी मर रहे हैं। यहाँ से अगर ये सारे लोग ड्रग एडिक्शन में जा रहे हैं, इनकी भी हम हेल्प नहीं कर पा रहे, ये मर रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरे लिए सिर्फ़ एक प्लस पॉइंट था जो मैं नवोदया में पढ़ता था, जिस चीज़ ने मुझे बचाया, क्योंकि मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। उन सारी चीज़ों ने मुझे रोक के रखा था कि आप इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। मैंने काफ़ी टाइम कोशिश की कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, तो उसी दिन मैंने ठान लिया कि ये ज़िंदगी का मकसद जो है, मकसद तो बदलना है। मकसद ये नहीं रहेगा कि मकसद मेरा ये नहीं रहेगा हेट हेट कैम्पेन, मकसद ये नहीं का रहेगा कि पाकिस्तान की जो हेट कैम्पेन से मैं यहाँ पे चला हूँ, उससे एक तो मुझे खतरा था, दूसरा मैं अपनी कंट्री को डिफेम कर रहा था। तीसरी चीज़ जो हम लोग यहाँ पे करते थे वो है हम एक गलत चीज़ का साथ दे रहे थे। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचने के बाद, क्योंकि खुद भी इंसान को पढ़ना पड़ता है, मैंने भी काफ़ी पढ़ा, मैंने भी काफ़ी रिसर्च की। एट द एंड ऑफ द डे जब मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो एक दिन मैंने ऐसे ही फेसबुक पे पोस्ट डाला कि जो ये सारी चीज़ें हैं वो गलत है। सिर्फ़ मैंने इतना लिखा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये गलत है। जितना जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, पत्थर कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, गन कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता एक कॉन्फ्लिक्ट का। मेरा बस इतना ही लिखना था, मुझे पूरे मोहल्ले में ब्लैक लिस्ट किया गया। मुझे हर एक मोहल्ले वाले ने, इवन दो मोहल्ले वालों का तो छोड़ो, वो तो गैर ही है। मेरे अपनों ने, मेरे अपने रिश्तेदारों ने, मेरे कज़िन्स ने मुझे पूरा ब्लैक लिस्ट कर दिया। ब्लैक लिस्ट यानी कि मेरे फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिए, मुझे हर एक व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। मुझे जितना भी उनके साथ कम्युनिकेशन मेरा था, जितनी भी उनकी फंक्शंस होते थे, मुझे हर एक चीज़ से मुझे ब्लैक लिस्ट किया गया। मेरी वज़ह से मेरी फैमिली को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ा। तो इसी तरीके से मैंने दूसरी बार भी ये लिखा कि जो ड्रग एडिक्शन है, जो सारा ड्रग्स है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आता है, जिसके फैक्ट्स और लॉजिक और स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद भी मुझ पे और मज़ालिम ढाए गए, मेरे घर पर पत्थर फेंके गए। एक चीज़ बोला जाता था कि ये गद्दार है, ये इसने हमारे साथ गद्दारी की है। गद्दारी मैंने इतना ही किया था, गद्दार मैं क्यों था? क्योंकि मैंने बोला था जो ड्रग्स आता है, वो पाकिस्तान से आता है, जो ड्रग सप्लाई होती है, वो अफ़गानिस्तान से होती है। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो मुस्लिम डोमिनेंट कंट्रीज़ है, सिर्फ़ मेरा इतना कहना था, और जो प्रो पाकिस्तानी आइडियोलॉजी के बंदे थे, उन्होंने मुझ पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। उन्होंने मुझे वहाँ पे घर से निकालने से मजबूर किया। आपको मैं बताते चलूँ, 2012 से मैं घर से निकला हूँ और आज के दिन तक मैं
घर नहीं जाता हूँ, घर अगर जाता हूँ तो रात के 12 बजे और सुबह फजर के टाइम पे वापस निकलना पड़ता है। ये हालात है। और हालात क्यों है? क्योंकि प्रो पाकिस्तानी आइडियोलॉजी के लोग, इवन दो मैं सिर्फ़ नहीं करूँगा कि मेरे नेबर्स ऐसे हैं, इवन दो मेरे जो अपने रिलेटिव्स हैं, वो लोग भी इन सारी चीज़ों में शामिल थे और मुझे लगता था कि अब ये इसके बाद डेथ थ्रेट मिल सकती है, यानी कि मिली भी काफ़ी बार, हज़ार बार, मतलब लाइक पाकिस्तानी डिस्पोज़ल नंबर से मुझे थ्रेट्स आते थे कि आपको हमें ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मेरा एक ही मकसद था कि मैं अपने नौजवानों के साथ ड्रग एडिक्शन से बचाऊँ, मैं अपने नौजवानों को इस गंदी चीज़ से बचाऊँ जो हो रही है, क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों को काफ़ी गहराई में देखा था। क्योंकि वो सारी चीज़ जो नौजवान थे वो बहक जाते थे, लेकिन मैं इसमें काफ़ी गहराई में गया और वो उस गहराई को समझते जब मैं कंक्लूज़न पे पहुँचा, जब मैंने अपना कंक्लूज़न लोगों के सामने रखा, लेकिन लोगों का जो रिएक्शन था, जो वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। यहाँ से एक मासूम बच्चा इन सारी चीज़ों से उस वक़्त फ़ाइट कर रहा था जब मैं अक्लमंद भी नहीं था, और उस वक़्त मैं क्या कर सकता था? तो 2012 से आज की डेट तक लेकर के मैं मैं खुले आसमान तले वहाँ तक नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों का अभी भी खौफ़ दिमाग में रहता है कि पता नहीं कौन क्या कर देता है। रीज़न एक ही उन सारी चीज़ों का कि वो प्रो पाकिस्तानी है और मैं प्रो इंडियन हूँ। यो मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ कि सबसे पहले मेरा देश है, फिर बाकी सारी चीज़ें हैं। तो मैं आगे बढ़ता गया, मैं काम शुरू करता गया। मैंने इसी में एक ऑर्गनाइज़ेशन खोली, यूथ फॉर ड्रग फ्री कश्मीर, जिसको आगे-आगे मैं बढ़ाता चला गया। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें की, तो उसी दौरान मेरे फाउंडेशन फॉर द ड्रग फ्री वर्ल्ड के साथ भी मेरे कम्युनिकेट हो गए, जिन्होंने मेरे साथ उस टाइम काफ़ी बातचीत की। उनसे मुझे कुछ मटेरियल भी मिला ड्रग अवेयरनेस कैंपेन इस यहाँ पे करने के लिए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ ना कर पाऊँ, लेट्स स्टार्ट विद द एंटी ड्रग कैंपेन्स। जब मैंने वो सारी चीज़ें स्टार्ट की यहाँ पे, तो काफ़ी पेरेंट्स मुझे अप्रोच करने लगे। लेकिन यहाँ से मेरे दुश्मन बन गए जो ड्रग डीलर्स थे, जो ड्रग सप्लायर्स थे और जो ड्रग ले रहे थे। वापस से मेरा बहुत बड़ा मैंने एक नेक्सस के साथ छेड़ा था। पहली बार कोई बच्चा आ रहा था जो कह रहा था से नो टू ड्रग्स, और वो भी बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे। जब मैंने ये सारी बातें की, मीडिया वालों को बुलाया, हज़ारों पेरेंट्स को वहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया, अपने बच्चों को किस तरीके से आपको सँभालना है। लेकिन फिर से मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, जिस एरिया में मैं रहता था वो एक उसको छोटा अफ़गानिस्तान कहते हैं। तो उस छोटा अफ़गानिस्तान को देख कर के मैं फिर भी वहाँ बाहर नहीं निकल सकता था। मेरे बाप को रोड पे पकड़ते थे तो कहते थे तुम्हारा बेटा गलत डायरेक्शन पे है। मेरा बाप कहता था कौन से गलत डायरेक्शन पे? वो हर एक टीवी चैनल पे एक ही बयान देता है कि हम इस चीज़ को ड्रग फ्री करने वाले हैं। हम यहाँ पे जो सोशल इविल्स है हम उनको ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन उसको भी पकड़ा जाता था मेरी वजह से कि आपका बेटा गलत डायरेक्शन में है। मैं जो प्रो पाकिस्तानी आइडियोलॉजी के लोग थे, उस वक़्त उन सारी चीज़ों के साथ भी डील करना, यहाँ से अपने लोगों के साथ डील करना, यहाँ तक कि घरेलू मामलात भी इसमें काफ़ी ज़्यादा थे। यह सिर्फ़ ड्रग फ्री का एक कैंपेन नहीं था, बल्कि ये हर एक चीज़ का जो भी वुमेन्स इश्यू फेस कर रहे थे, जो भी समाज में जो भी सोशल लेवल से, उन सारी चीज़ों को फ़ाइट करने के लिए हम तैयार थे। हमारा ग्रुप तैयार था, लेकिन हज़ारों लोगों की नज़रें हम पर अभी भी टिकी रहती थी। चाहे वो पाकिस्तानी आइडियोलॉजी के लोग थे, चाहे वो किसी और आइडियोलॉजी के लोग थे, या चाहे वो ड्रग एडिक्ट्स थे। हम पर काफ़ी लोगों की नज़र थी, लेकिन हम झुके नहीं। उसी दौरान एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने काफ़ी हेल्प माँगने की कोशिश की, लेकिन हम वहाँ पे भी नाकाम हो गए, क्योंकि वहाँ पे भी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उस सपोर्ट ना मिलने का कारण भी आप सबको समझ आया होगा कि मेरा मकसद क्या है कहने का। तो उसी दौरान अब लेकिन हम रुके नहीं, हम थमे नहीं और हम झुके नहीं, और हम किसी के सामने झुके भी नहीं। और आज मेरी अपनी एक एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइज़ेशन है, फाउंडेशन फॉर ए ड्रग फ्री कश्मीर और कश्मीर यूथ वेब। ये दोनों अभी ये ऑर्गेनाइज़ेशन से जो कश्मीर की लार्जेस्ट यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशंस में से एक है। इसी और मैं पहला फर्स्ट यंगेस्ट अवॉर्डी सोशल एक्टिविस्ट ऑफ कश्मीर बन गया, जिसने जो कभी झुका नहीं, किसी के सामने ना रुका और ना ही किसी का खौफ खाया। तो आगे बढ़ता गया और अब उस मकाम पे हूँ जहाँ हज़ारों लोग हमारे पास आते हैं, हज़ारों लोगों को हम उनका प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कराते हैं और हज़ारों लोगों की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं। ये आज हमारा मुकाम है, और ये तभी मुमकिन हुआ है जब आप जैसे लोगों ने हमारा साथ दिया, और मैं डटा रहा, मैं झुका नहीं किसी के सामने। तब जाके मुमकिन हुआ जब आप सबकी दुआएँ हमारे साथ थी और हम में भी एक हौसला ज़िंदा था। अब अवाम जो मुझे सुन रही है, जो लोग मुझे अब देख रहे हैं, उन सब के लिए मेरा एक पैगाम है। पैगाम ये है मेरा कि कभी भी झुकना नहीं है, कभी भी रुकना नहीं है। चाहे ज़िंदगी में कितने भी मोड़ आए, चाहे ज़िंदगी कितनी भी खतरनाक हो, चाहे ज़िंदगी कितनी भी खौफ़नाक हो, कभी किसी के सामने झुकना नहीं है। अगर आप झुके तो आप ख़त्म हो गए। तो इसी के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। आप देखिए, आप 1 कदम बढ़ाइए, ऊपर वाला 10 कदम आपकी ओर बढ़ाता है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।